भीड़ से एक अजीब सी दिखने वाली औरत बाहर आती है। पलक झपकते ही वो बड़े पंखों वाले एक डरावने राक्षस में बदल जाती है। अजीब बात ये थी कि आसपास के लोग उसे देख ही नहीं पा रहे थे। तभी एक लड़का उस राक्षस को अपनी तरफ आते देख पीछे हटने लगता है। तभी वो राक्षस हवा में ऊंची छलांग लगाता है और उड़ने लगता है। लड़का इतना डर जाता है कि उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। राक्षस सीधे उस लड़के के ऊपर कूदता है। जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, राक्षस नीचे देखता है तो उसे पेट में तेज दर्द होता है। लड़के ने अपनी तेज तलवार से उसके पेट को चीर दिया था। अगले ही पल वो राक्षस राख में बदल जाता है। वो लड़का इस राक्षस को इसलिए देख पाया क्योंकि इस दुनिया में इंसान और देवताओं के बहुत से बच्चे मौजूद हैं। वे बचपन से ही धुंध के पीछे छिपी जादुई दुनिया को देख सकते हैं और ये लड़का पर्सी उन्हीं में से एक है। वो बचपन से ही इस दुनिया में छिपे जादुई जीवों को देख सकता है, लेकिन जब भी वो किसी को ये बताता तो सब उसका मजाक उड़ाते। इसलिए उसने उन सभी राक्षसों की तस्वीरें बनानी शुरू कर दी और ये बात अपने तक ही रखी। एक दिन स्कूल वाले पर्सी को म्यूजियम ले गए। वहाँ एक लड़की पर्सी को परेशान करने लगी, लेकिन पास खड़े मिस्टर डॉग ने पर्सी को ही डांट दिया कि वो शोर न मचाए। पर्सी कुछ बोलने ही वाला था कि उस लड़की ने उसका फिर से मजाक उड़ाया। पास ही खड़े मिस्टर ब्लैक से ये देखा नहीं गया और उन्होंने सबको चुप करा दिया। इसके बाद मिस्टर ब्लैक ने पर्सी को एक पेन दिया और उसे संभल कर रखने को कहा। लंच के समय वही लड़की पर्सी को फिर से परेशान करने लगी। पर्सी ने इस बार उसे सबक सिखाने की ठानी। वो जैसे ही आगे बढ़ा, किसी अदृश्य ताकत ने उस लड़की को धक्का देकर फव्वारे में गिरा दिया। पर्सी अभी भी हैरान ही था कि मिस्टर ब्लैक का दिया हुआ पेन जोर से कांपने लगा। तभी आसपास से एक अजीब सी आवाज आई और इसके बाद वही हुआ जो हमने शुरुआत में देखा था। मिस्टर डॉग एक बड़े से चमगादड़ में बदल गए। वो पर्सी से पूछने लगे कि वो चीज कहाँ है और उस पर झपट पड़े। गनीमत है कि ऐन मौके पर पर्सी का पेन एक तलवार में बदल गया और सीधे उस राक्षस के दिल में जा घुसा। तब जाकर पर्सी की जान बची। लेकिन जब पर्सी को होश आया और उसने मिस्टर ब्लैक को सब कुछ बताया तो मिस्टर ब्लैक ने कहा कि यहाँ मिस्टर डॉग नाम का कोई टीचर कभी था ही नहीं। दिन में उस लड़की को धक्का देने की वजह से स्कूल बोर्ड ने पर्सी से पूछताछ की। वो यही कहता रहा कि उसने किसी को धक्का नहीं दिया, लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त ग्रोवर भी अचानक बदल गया और पर्सी पर ही इल्जाम लगाने लगा। तभी ग्रोवर वहाँ आया और उसने दोनों को बताया कि एक बड़ा खतरा आने वाला है। पर्सी ये देखकर हैरान था कि ग्रोवर का आधा शरीर किसी बकरी जैसा लग रहा था। हालात नाजुक थे, इसलिए पर्सी की माँ उन्हें गाड़ी में बैठाकर वहाँ से भाग निकली। रास्ते में ग्रोवर ने अपनी असली पहचान बताई। पर्सी हैरान था कि उसका दोस्त ही उसका रक्षक है। ग्रोवर ने पर्सी को बताया कि उसी ने जानबूझकर पर्सी को स्कूल से निकलवाया था ताकि वह उसे उन राक्षसों से बचाकर कैंप हाफ ब्लड ले जा सके, जहाँ वो सुरक्षित रहेगा। तभी एक खतरनाक बुल मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ गया। उसका निशाना पर्सी था। अगले ही पल वो राक्षस उनकी गाड़ी से टकराया, लेकिन उसके सींग स्टीयरिंग व्हील में फंस गए। तभी सामने से एक बड़ा ट्रक आता दिखा। माँ ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और सही मौका देखकर गाड़ी को एक तरफ मोड़ दिया। राक्षस उस ट्रक से टकराकर दूर जा गिरा, लेकिन उनकी गाड़ी भी पलट गई। गनीमत रही कि तीनों सुरक्षित थे। वे अब कैंप से ज्यादा दूर नहीं थे। बस उस जादुई बॉर्डर को पार करते ही वे सुरक्षित हो जाते, क्योंकि राक्षस उसे पार नहीं कर सकते थे, लेकिन इंसान भी उसे पार नहीं कर सकते। इसका मतलब था कि पर्सी को अपनी माँ को यही छोड़ना पड़ेगा। जब वे दोनों एक दूसरे से विदा ले रहे थे, तभी वो राक्षस फिर से आ गया। वो सूंघकर अपने शिकार का पता लगाता था, इसलिए माँ ने पर्सी से उसकी जैकेट ले ली। वो जैकेट हाथ में लेकर जोर से चिल्लाने लगी ताकि राक्षस का ध्यान अपनी ओर खींच सके। माँ ने पर्सी और ग्रोवर को जल्दी से कैंप जाने को कहा। वो उस राक्षस का डटकर सामना कर रही थी, लेकिन एक इंसान होने के नाते वो काफी कमजोर थी और राक्षस ने उसे पकड़ लिया। राक्षस ने उसे अपनी मुट्ठी में भींचा और वो राख में बदल गई। पर्सी ने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। गुस्से में आकर उसने अपना पेन निकाला जो तलवार में बदल गया। वो अपनी माँ का बदला लेने के लिए उस राक्षस से भिड़ गया। पर्सी उठा और तेजी से राक्षस की तरफ दौड़ा। उसने सीधा राक्षस के पैर पर तलवार से वार किया। दर्द से तड़पते हुए राक्षस ने जोर से सिर मारा, जिससे पर्सी दूर जा गिरा और तलवार भी उसके हाथ से छूट गई। राक्षस अब पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पर्सी पर फेंक दिया। पर्सी ने तुरंत कलाबाजी खाई और बाल बाल बच गया। बौखलाए हुए राक्षस ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार उसके सींग जमीन पर पड़ी, बेलों में उलझ गए। पर्सी ने मौका देखा और कूदकर उसकी पीठ पर चढ़ गया। जब लगा कि वो गिरने ही वाला है, तभी उसने कसकर पकड़ बनाई और खुद को संभाल लिया। इसके बाद उसने राक्षस का एक सींग उखाड़ा और सीधे उसके सिर में घूम दिया। अगले ही पल राक्षस राख बन गया और पर्सी भी बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो कैंप में था और उसके सामने आधा इंसान और आधा घोड़ा खड़ा था। ये तो सब जानते हैं कि देवता इंसानों से मिलते हैं और फिर आधे इंसान आधे देवता पैदा होते हैं। एक उम्र के बाद इन बच्चों को एक गुप्त जगह लाया जाता है। इस जगह को आम इंसान नहीं देख सकते और ये राक्षसों से भी महफूज है। पर्सी को भी उसका रक्षक ग्रोवर यही लेकर आया था। तभी एक आधा इंसान और आधा घोड़ा उसके पास चलकर आया। ये कैंप का मैनेजर मिस्टर ब्लैक था। वो पर्सी को जंगल के बीच बनी झोपड़ियों में ले गया। यहाँ अलग अलग देवताओं ने 12 देवताओं के हिसाब से घर बनाए थे। जिस भी बच्चे को उसका देवता पिता या माता अपना लेते हैं, उन्हें उसी घर में रखा जाता है। पर्सी के सवाल पर मैनेजर को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये पक्का नहीं था कि उसे कब अपनाया जाएगा। पर्सी ये जानकर दुखी हो गया कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तब मिस्टर ब्लैक ने उसे एक खास जगह दिखाई। ये हर्मीस नाम के देवता का घर था। यहाँ उनके अपने बच्चे रहते थे और साथ ही वे सारे बच्चे जिन्हें उनके माता पिता ने अभी तक अपनाया नहीं था। इसलिए पर्सी को कुछ समय के लिए वही रहना था। पर्सी कैंप में सबके बीच चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि कल रात उसने अकेले ही एक खतरनाक राक्षस को मार गिराया था। हर्मीस का बेटा ल्यूक बड़े प्यार से आगे आया और उसने पर्सी से बात की। दूसरी तरफ ग्रोवर अकेले काउंसिल के पास रिपोर्ट करने गया। उसने पर्सी को सही सलामत कैंप पहुंचा दिया था, लेकिन वहां उसे एक बड़ा राज पता चला, जिसे सुनकर वो घबरा गया और सीधे मैनेजर के घर भाग कर गया। काउंसिल में बताया गया था कि जब पर्सी की माँ को राक्षस ने पकड़ा तो वो राख में बदल गई थी। आमतौर पर जब कोई राक्षस इंसान को मारता है तो वे बुरी तरह कुचले जाते हैं, लेकिन मौत के देवता
देवता हेड्स मरने से पहले इंसानों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ग्रोवर को लगा कि पर्सी की माँ अभी भी जिंदा है, लेकिन मिस्टर ब्लैक ये सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए, क्योंकि उन्हें ये बात पहले से पता थी। उन्होंने ग्रोवर से कहा कि वो इस बारे में पर्सी को कुछ न बताए, वरना मुसीबत खड़ी हो सकती है। उधर पर्सी धीरे धीरे यहाँ ढल रहा था। ल्यूक उसे कैंप दिखा रहा था, तभी एक घुंघराले बालों वाली लड़की उससे टकराई। उसने बिना कुछ सोचे समझे पर्सी को जमीन पर धक्का दे दिया। ये घमंडी लड़की युद्ध के देवता एरेस की बेटी क्लैरिस थी। उसे यकीन नहीं था कि पर्सी ने उस खतरनाक राक्षस को मारा है। उसे लगा कि पर्सी सिर्फ ध्यान खींचने के लिए झूठी कहानी बना रहा है, इसलिए वो पर्सी को परेशान करने लगी। ल्यूक के बीच में आने के बाद ही वो वहाँ से गई। ल्यूक को उसका ये बर्ताव बिल्कुल समझ नहीं आया। पर्सी को सारी बात समझ आ गई। उसने फैसला किया कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसे क्लैरिस से डरने की जरूरत न पड़े। ल्यूक पर्सी को तीरंदाजी सिखाने ले गया ताकि उसे कोई अच्छी कला आ सके, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाता। तीरंदाजी में फेल होने के बाद ल्यूक उसे हथियार बनाने वाली जगह ले गया, लेकिन वहाँ भी पर्सी ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। उसने लगभग उस पूरी जगह को ही आग लगा दी थी। इन सब के बाद पर्सी का खुद पर से भरोसा उठने लगा। ल्यूक ने उसे समझाया कि वो निराश न हो, वो उसकी खूबियां ढूंढने में मदद करेगा। लेकिन रात के समय क्लैरिस और उसके दोस्तों ने पर्सी को पकड़ लिया और उसे बाथरूम में ले गए। उन्होंने पर्सी का सिर टॉयलेट सीट में डाल दिया और उसे पानी पिलाने की कोशिश की। अगले ही पल एक अजीब सी चीज हुई। टॉयलेट का पानी अचानक वापस नीचे जाने लगा और फिर अंदर से एक बहुत तेज अजीब सी आवाज आने लगी। इस लड़के ने खाली हाथ एक खतरनाक राक्षस को मार गिराया था, लेकिन युद्ध के देवता एरेस की बेटी क्लैरिस को लगा कि वो झूठ बोल रहा है। उसने दोस्तों के साथ मिलकर उसे बाथरूम में पकड़ा और उसका सिर टॉयलेट सीट पर टिका दिया ताकि उसे टॉयलेट का पानी पिला सके। लेकिन तभी एक अजीब सी चीज हुई। टॉयलेट का सारा पानी तेजी से नीचे जाने लगा। अभी वे लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही पानी की एक तेज धार ने क्लैरिस और उसके साथियों को हवा में उड़ा दिया। पानी के दबाव से बाथरूम के दरवाजे में एक बड़ा सा छेद हो गया। क्लैरिस और उसके दोस्तों ने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। वे तुरंत उठे और डरकर भाग गए। बाथरूम की हालत पूरी तरह खराब हो गई थी और ये सब एना दूर से देख रही थी। वो ल्यूक की मुंबोली बहन थी। जब से पर्सी कैंप में आया था वो छुपकर उस पर नजर रख रही थी। वो जानना चाहती थी कि क्या पर्सी कैप्चर द फ्लैग गेम जीतने में उसकी मदद कर सकता है। कुछ दिनों बाद कैप्चर द फ्लैग गेम शुरू हो गया। इसमें एक लाल टीम थी और दूसरी नीली। लाल टीम की लीडर एना थी जो बहुत ताकतवर थी। वही पर्सी और ल्यूक नीली टीम में थे। शर्त ये थी कि सामने वाली टीम का झंडा छीनकर नदी तक लाना था। जीतने के लिए दोनों टीमें जादू और हथियारों का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन पर्सी के पास सिर्फ एक पेन था जो तलवार बन सकता था। मिस्टर ब्लैक के इशारा करते ही गेम शुरू हो गया। ल्यूक ने अपनी टीम के साथ झंडे की रखवाली की। वही एना ने पर्सी को दूसरी तरफ चलने को कहा। जब वे एक खाली मैदान में पहुंचे तो एना ने पर्सी को वही रुकने को कहा। उसने अपनी जादुई टोपी पहनी और गायब होकर वहां से चली गई। इस बीच लाल और नीली टीम के बीच जोरदार लड़ाई चल रही थी और पर्सी बोर होकर एक पेड़ के सहारे आराम कर रहा था। तभी क्लैरिस वहां आ गई और उसने पर्सी उस रात टॉयलेट में हुई बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। करली बिना कुछ सोचे समझे ही लड़ने के लिए तैयार हो गई। उन तीनों के लगातार हमलों के सामने पर्सी बहुत जल्दी हार गया। करली को इतने गुस्से में देखकर पर्सी समझ गया कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इसलिए वो तुरंत मुड़ा और पीछे की तरफ भागने लगा। करली और उसके दोनों साथी भी उसके पीछे भागे। जल्द ही उन्होंने पर्सी को एक नदी के किनारे घेर लिया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए पर्सी ने सामने से मुकाबला करने का फैसला किया। लेकिन तभी जो पर्सी पहले कमजोर पड़ रहा था अचानक से बहुत ताकतवर हो गया। यहाँ तक कि युद्ध के देवता एरिस की बेटी करली भी उसके सामने टिक नहीं पाई। इस लड़ाई के बीच पर्सी ने सीधे करली के भाले को तोड़ दिया। ये देखकर गुस्से से भरी करली पर्सी को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ी। तभी अचानक से खेल खत्म होने का बिगुल बज गया। ब्लू टीम रेड टीम का झंडा लेकर पीछे से आ गई और उन्होंने कैप्चर द फ्लैग गेम जीत लिया। ये देखकर करली को हार मानकर वहाँ से जाना पड़ा। सबकी चीयरिंग के बीच मिया ने अपनी जादुई टोपी उतारी और सबके सामने आ गई। तो असल में ये सब मिया का ही प्लान था। उसने जानबूझकर करली का ध्यान भटकाने के लिए पर्सी का इस्तेमाल किया था ताकि वो रेड टीम को कमजोर कर सके और गेम जीत सके। मिया ने पर्सी के शरीर पर लगे हुए जख्मों को देखा और उसे सीधा पानी के अंदर धक्का दे दिया और अगले ही पल एक अजीब सी चीज हुई। पर्सी के सारे जख्म पानी छूते ही बहुत तेजी से भरने लगे और तभी अचानक से पर्सी के सिर के ऊपर पोसीडॉन का त्रिशूल दिखाई दिया। तब जाकर पर्सी को पता चला कि वो असल में समुद्र के देवता का बेटा है। समुद्र के देवता द्वारा उसे अपनाए जाने के बाद पर्सी उनके बनाए हुए घर में शिफ्ट हो गया। इसके बाद ब्लैक ने पर्सी को ढूंढा और कहा कि उसे एक बहुत जरूरी काम उसे सौंपना है। उसने बताया कि जियूस का मास्टर बोल्ट चोरी हो गया है और जियूस को लगता है कि उसे पोसीडॉन ने चुराया है। जियूस ने एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर पोसीडॉन ने वो बोल्ट वापस नहीं किया तो वो पोसीडॉन के साथ युद्ध छेड़ देगा। लेकिन असल में वो मास्टर बोल्ट पाताल के देवता हेडिस के पास है। इसीलिए पोसीडॉन चाहता है कि पर्सी उसकी जगह अंडरवर्ल्ड जाए और उस मास्टर बोल्ट को वापस लेकर आए। लेकिन पर्सी उस पिता के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, जिससे वो कभी मिला ही नहीं। उसने जाने से मना कर दिया। इस बात पर दोनों के बीच काफी तीखी बहस हुई। जब लगा कि बात हाथ से निकल रही है तभी सैम वहां आ गया। उसने ब्लैक के रोकने की परवाह किए बिना पर्सी को बता दिया कि हेडिस ने उसकी माँ को किडनैप कर लिया है। उसने बताया कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है, बस हेडिस ने उसे अंडरवर्ल्ड में कैद कर रखा है। ये सुनकर कि उसकी माँ शायद जिंदा है, पर्सी तुरंत अंडरवर्ल्ड जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद एक बिल्कुल नॉर्मल सी बस में अचानक से एक बहुत डरावना मॉन्स्टर घुस आया। इतने खतरनाक मॉन्स्टर को देखकर भी बस में बैठे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पीछे बैठा हुआ लड़का उस मॉन्स्टर को देखकर बुरी तरह डर गया और जल्दी से उठकर उसने अपने पीछे वाली खिड़की खोल दी। अलार्म की आवाज सुनकर ड्राइवर ने बहुत ही आराम से पैसेंजर्स को बताया कि वे आगे वाले दरवाजे से नीचे उतर जाएं। वो डरावना मॉन्स्टर आम इंसानों की नजरों में सिर्फ एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत था। मॉन्स्टर को लोगों की भीड़ में फंसा हुआ देखकर लड़की खुशी से मुस्कुराई और वहां से जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की
खिड़की से बाहर देखा एक बहुत ही खौफनाक नजारा। उसके सामने था एक और बहुत बड़ा मॉन्स्टर अचानक से टूटी हुई खिड़की से अपना सिर बस के अंदर घुसा देता है। वो मॉन्स्टर जैसे ही मुड़कर लड़के पर हमला करने वाला था, तभी लड़की ने हवा में चाकू उछाला जो सीधा मॉन्स्टर के दिल में जाकर लगा और मॉन्स्टर उसी वक्त राख में बदल गया। ये चाकू मिया को उसकी माँ देवी एथेना ने दिया था। ये देखकर कि दूसरा मॉन्स्टर भी उनकी तरफ बढ़ रहा है, वे जल्दी से वहाँ से निकल गए और भागते हुए सीधे घने जंगल में पहुंच गए। समुद्र के देवता पोसेडॉन का बेटा होने के नाते पर्सी को कैंप के मैनेजर ने अंडरवर्ल्ड भेजा था ताकि वो ज़्यूस का हेडिस द्वारा चुराया गया मास्टर बोल्ट वापस ला सके, जिससे ज़्यूस और पोसेडॉन के बीच होने वाले महायुद्ध को रोका जा सके। पर्सी ने अपने साथ जाने के लिए मिया को चुना, जिससे उसकी ज्यादा बनती नहीं थी, और अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त सैम को चुना। किसी ने नहीं सोचा था कि उन तीनों के निकलते ही हेडिस के चमचे उन चमगादड़ जैसे मॉन्स्टर्स की नजर उन पर पड़ जाएगी। उन खतरनाक मॉन्स्टर से बचने के लिए सैम उन्हें एक सीक्रेट रास्ते पर ले गया। ये रास्ता खास तौर पर सैम जैसे एक्सप्लोरर्स के लिए बनाया गया था। सैम एक रक्षक होने के नाते हमेशा इन छुपे हुए रास्तों से इंसानों की दुनिया और देवताओं की दुनिया के बीच आ जा सकता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस रास्ते पर अचानक से एक गार्डन की दुकान आ गई थी। वहाँ हर तरफ पत्थर के बने हुए मॉन्स्टर्स के पुतले रखे थे। तब जाकर उन तीनों को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जैसे ही वे मुड़कर वापस जाने लगे, तभी वो बस वाला मॉन्स्टर उनका पीछा करते हुए वहाँ आ गया और उनका रास्ता रोक लिया। अब एक बड़ी लड़ाई होने ही वाली थी कि तभी एक रहस्यमयी आवाज ने उन्हें रोक दिया। वो आवाज सुनते ही मॉन्स्टर ने जल्दी से अपना मुंह फेर लिया। पर्सी ने मुड़कर देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत औरत धीरे धीरे उनकी तरफ चल कर आ रही थी। मिया और सैम ने जल्दी से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। पर्सी ने भी ये देखकर तुरंत अपना मुंह फेर लिया। उस औरत ने उन्हें बुलाया। मॉन्स्टर ने भी मुंह फेरा हुआ था और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो औरत पहले ही पहचान चुकी थी कि ये तीनों कौन है। अब उनके सामने एक बड़ी मुसीबत थी। मेडुसा ने उन तीनों को दो ऑप्शन दिए, या तो वे उन चमगादड़ जैसे मॉन्स्टर्स के हाथों बुरी तरह मारे जाएं, या फिर उसके साथ उसके घर चलकर लंच करें। उन चमगादड़ वाले मॉन्स्टर से बचने के लिए पर्सी और उसके दोस्तों को खतरा उठाते हुए मेडुसा की बात माननी पड़ी। डाइनिंग टेबल पर मेडुसा ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। असल में मेडुसा देवी एथेना की सबसे वफादार भक्त थी। वो रोज उनकी प्रार्थना करती थी और उन्हें प्रसाद चढ़ाती थी। लेकिन एक दिन समुद्र के देवता पोसेडॉन को मेडुसा से प्यार हो गया। ये देखकर एथेना को बहुत जलन हुई और उसने मेडुसा को श्राप दे दिया कि जो भी उसे देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा। लेकिन मिया को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मिया के इस बर्ताव ने मेडुसा को बहुत गुस्सा दिला दिया। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मेडुसा ने बहाना बनाया कि किचन में कुछ जल रहा है और पर्सी को मदद के लिए अंदर बुला लिया। पर्सी के अंदर जाते ही मेडुसा ने सीधे मुद्दे की बात की। उसने पर्सी से कहा कि वो मिया और सैम को उसके हवाले कर दे। ऐसा करने पर वो उसकी माँ को अंडरवर्ल्ड से छुड़ाने में मदद करेगी। लेकिन जब मेडुसा ने अपनी बात खत्म करके पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर्सी नहीं था। मेडुसा ने तुरंत अपनी टोपी उतारी और इधर उधर देखने लगी। उसने पर्दे हटाकर देखा तो बाहर वो चमगादड़ वाले मॉन्स्टर अभी भी पहरा दे रहे थे। वो समझ गई कि पर्सी और उसके दोस्त पक्का अभी भी घर के अंदर ही छुपे हैं और उस समय पर्सी और उसके दोस्त मेडुसा के बेसमेंट में छुपे हुए थे। वहाँ उन्होंने बहुत सारे इंसानों और मॉन्स्टर्स को पत्थर के पुतलों में बदलते हुए देखा। वो जगह किसी खौफनाक नर्क जैसी लग रही थी। मेडुसा किसी भी पल वहाँ पहुंच सकती थी, इसलिए सैम ने कहा कि वो उड़कर ऊपर जाएगा और उसका ध्यान भटकाएगा। सैम ने जो जूते पहने हुए थे वो असल में ल्यूक ने पर्सी को गिफ्ट में दिए थे। इन जूतों पर एक मंत्र पढ़ने से इनमें पंख निकल आते थे। ये जूते ल्यूक को उसके पिता यात्रा के देवता हर्मीस ने गिफ्ट में दिए थे और जब पर्सी अंडरवर्ल्ड के लिए निकल रहा था तो ल्यूक ने ये जूते पर्सी को दे दिए थे ताकि जरूरत पड़ने पर वे उसके काम आ सके। किसी ने नहीं सोचा था कि इनकी इतनी जल्दी जरूरत पड़ जाएगी, लेकिन सैम ने पहले कभी इन्हें नहीं पहना था, इसलिए वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उड़ते हुए दूर जाने लगा। जल्द ही मेडुसा ने उन्हें बेसमेंट में ढूंढ लिया। उसने पर्सी को एक बॉक्स के पीछे छुपे हुए देख लिया। मेडुसा के कदमों की आवाज अपने करीब आती सुनकर पर्सी ने अपनी तलवार पकड़ी, हिम्मत जुटाई और अपनी आंखें बंद करके बाहर आ गया। अपने सामने इस कमजोर से पर्सी को देखकर मेडुसा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे अपने जाल में फंसाने ही वाली थी कि तभी हवा में बेकाबू होकर उड़ता हुआ सैम एक तरफ आकर गिरा, जिससे मेडुसा का ध्यान भटक गया। मिया ने इसी मौके का फायदा उठाकर वो जादुई टोपी पर्सी के सिर पर पहना दी। मिया की आवाज से हौसला पाकर पर्सी ने तुरंत अपनी तलवार घुमाई और मेडुसा का सिर धड़ से अलग कर दिया। मेडुसा का सिर कटने के बाद भी उसका श्राप काम कर रहा था। इसके बाद पर्सी ने मेडुसा का सिर उठाया और उसे लेकर बाहर आ गया। बाहर उन मॉन्स्टर्स को कुछ नहीं पता था। पर्सी ने मौका देखकर जादुई टोपी हटा ली और मेडुसा का सिर उन मॉन्स्टर्स की तरफ कर दिया। बचने का मौका ही नहीं मिला और वो चमगादड़ वाले मॉन्स्टर्स पलक झपकते ही पत्थर में बदल गए। मेडुसा का सिर बहुत खतरनाक था। इसे इंसानों की दुनिया में रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं था, इसलिए पर्सी और उसके दोस्तों ने यात्रा के देवता हर्मीस की कुरियर सर्विस का इस्तेमाल करके मेडुसा का सिर सीधा देवताओं की दुनिया में पार्सल कर दिया। फिर एक कुरियर वाला उस पार्सल को लेकर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में पहुंचता है। वहाँ वैसे तो सिर्फ कुछ ही फ्लोर थे, लेकिन लिफ्ट में अचानक से एक और एक्स्ट्रा फ्लोर जुड़ गया और ये एक्स्ट्रा फ्लोर सीधा देवताओं की दुनिया में जाता था। इसी बीच पर्सी जब अंडरवर्ल्ड के रास्ते में था तो उसका सामना एक और भी खतरनाक चीज से हुआ। ये एक काइमेरा नाम का मॉन्स्टर था। ये मॉन्स्टर खास तौर पर इंसानों और देवताओं की औलादों का शिकार करता था और उसने अमीरों का रूप लिया हुआ था। इस बार उसकी नजर अंडरवर्ल्ड जा रहे पर्सी पर थी, जो मास्टर बोल्ट की तलाश में निकला था। इससे पहले पर्सी और उसके दोनों दोस्त लॉस एंजेल्स जाने के लिए ट्रेन में बैठे थे, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का रास्ता लॉस एंजेल्स के ठीक नीचे मौजूद था। तभी पर्सी ने खिड़की के बाहर कुछ सेंटोर यानी आधे इंसान और आधे घोड़े जैसे जीवों को दौड़ते हुए देखा। आम इंसान उन्हें नहीं देख सकते थे। सैम ने तभी एक बहुत दुखद राज बताया। असल में 1000 साल पहले ये सेंटोर्स हमेशा झुंड में रहते थे, लेकिन जब से प्रकृति के देवता पैन गायब हुए हैं तब से प्रकृति ने अपनी सुरक्षा खो दी है और इन सेंटोर्स की गिनती लगातार कम होती जा रही है। ठीक उसी समय ट्रेन के कुछ पुलिस वाले रेस्टोरेंट में आए और उन तीनों से पूछने लगे कि उन्होंने अपने कमरे की खिड़की क्यों तोड़ी। हालांकि तीनों ने बहुत समझाने की कोशिश की
कि रेस्टोरेंट आने से पहले खिड़की बिल्कुल ठीक थी, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक न सुनी और उन्हें पकड़ लिया। जब तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तभी एक औरत उनके पास आई जो खुद को साइकोलॉजिस्ट बता रही थी। उसने बहुत प्यार से उन तीनों की परवाह दिखाई और बड़ी चालाकी से उन पुलिस वालों को वहां से दूर कर दिया। अब वो औरत आराम से पर्सी और उसके दोस्तों से अकेले बात कर सकती थी, लेकिन पास खड़े सैम को जल्द ही समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मिया और बाकी दोनों को तब जाकर समझ आया कि ये शरीफ सी दिखने वाली औरत ही असल में उन्हें फंसा रही थी। उस कमरे की खिड़की इसी ने बाहर से तोड़कर अंदर घुसने के लिए तोड़ी थी। तभी अचानक उनके पास रखे बैकपैक में से मॉन्स्टर के गुर्राने की आवाज आने लगी। तब जाकर उन तीनों को पता चला कि उनके सामने खड़ी ये औरत कोई और नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स की मां एकिडना है, क्योंकि उन्होंने जिन मॉन्स्टर्स को मारा था वो इसी के बच्चे थे और इस बार ये पर्सी से अपना बदला लेने आई थी। जब वे दोनों आमने सामने खड़े थे तभी उस जादुई बैकपैक की जिप धीरे धीरे खुली और उस खूंखार काइमेरा ने अचानक से अपनी पूंछ बाहर निकालकर पर्सी पर हमला कर दिया। मिया ने फुर्ती दिखाते हुए उसकी पूंछ पकड़ ली और बिना डरे उस पर जोरदार वार किया। उसकी मदद से तीनों को वहां से भागने का मौका मिल गया, लेकिन अभी वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे कि वो मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ गया। जब लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तभी ट्रेन अचानक से एक स्टेशन पर रुक गई और पर्सी और उसके दोस्त ट्रेन से नीचे उतरकर भागने में कामयाब हो गए। वो मॉन्स्टर अभी बहुत छोटा था और वो अभी शिकार करना सीख ही रहा था, इसलिए वो अपनी माँ से ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। अब सबसे जरूरी ये था कि पर्सी और उसके दोस्त छुपने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ ले। फिर मिया उन्हें एक ऐसे मंदिर में ले गई जो उसकी माँ देवी एथेना को समर्पित था। यहाँ देवी की परमिशन के बिना कोई भी मॉन्स्टर मंदिर के अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन जब उन तीनों को लगा कि अब वे खतरे से बाहर है, तभी पर्सी अचानक से कमजोर पड़ने लगा और बेहोश होने वाला था। उस मॉन्स्टर के हमले का जहर अब अपना असर दिखा रहा था। मिया और सैम ने जल्दी से पर्सी को पकड़कर एक फाउंटेन के पास लेटा दिया ताकि पानी से उसका जख्म भर सके, लेकिन उस फाउंटेन का पानी बहता हुआ नहीं था, इसलिए उसका कोई असर नहीं हुआ। ठीक उसी वक्त मॉन्स्टर्स की मां एकिडना और काइमेरा मंदिर के बाहर तक पहुंच गए। मिया और सैम ने जल्दी से कमजोर पड़ चुके पर्सी को सहारा दिया और उसे लेकर मंदिर के अंदर छुप गए। लेकिन जैसे ही वे तीनों लिफ्ट में चढ़कर ऊपर टावर की छत पर जाने लगे तो उन्होंने हैरानी से देखा कि एकिडना और काइमेरा मंदिर के अंदर घुस आए हैं। असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन तीनों ने मेडुसा का सिर काटकर उसे देवताओं के पास भेज दिया था। उनकी इस हरकत से एथेना का बहुत अपमान हुआ था, इसलिए उसने इस बार उन तीनों की कोई मदद नहीं की। देवी की सुरक्षा के बिना अब पर्सी और उसके दोस्तों को अपनी खुद की ताकत से लड़ना था। वे तीनों ऊपर पहुंचे और पर्सी वहीं रुक गया ताकि उन दोनों को भागने का समय मिल सके। ये देखकर कि मिया पीछे छूट रही है, पर्सी ने जल्दी से अपनी जेब से जादुई तलवार निकाली और मिया को दे दी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि जैसे ही एनाबेथ ने तलवार उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे अचानक पर्सी ने नीचे खींच लिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसने अकेले ही राक्षस का सामना करने का फैसला किया और पर्सी अपने पिता पोसाइडन से भी बहुत निराश था, क्योंकि वो कभी भी पर्सी की मदद नहीं करते थे। अब वो बस यही कर सकता था कि राक्षस को अपने दोस्तों को चोट न पहुंचाने दे। जल्द ही एकिडना और काइमेरा टावर के टॉप पर पहुंच गए। भयानक काइमेरा पर्सी की तरफ बढ़ने लगा। इतने विशाल राक्षस को सामने देखकर भी पर्सी बिल्कुल नहीं डरा और सीधा अपनी तलवार से उस पर हमला कर दिया। लेकिन राक्षस ने दर्द में एक ही झटके से पर्सी को हवा में उछाल दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद काइमेरा ने अपनी ताकत बटोरी और अपना रूप बदल लिया। अगले ही पल उसने पर्सी पर आग की लपटें छोड़ दी। इतने ताकतवर राक्षस के सामने पर्सी समझ गया कि वो जीत नहीं पाएगा, इसलिए वो पीछे की तरफ रेंगने लगा। लेकिन तभी एकिडना ने हाथ हिलाकर पर्सी का पीछे हटने का रास्ता बंद कर दिया। इतने मजबूत दुश्मन के सामने कमजोर पड़ा पर्सी किसी तरह हिम्मत करके खड़ा हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सामने से हमला करने की कोशिश की, पर काइमेरा ने उसे तुरंत टक्कर मारकर छेद के अंदर धकेल दिया। पर्सी ने किसी तरह लोहे के फ्रेम को पकड़ लिया और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। तभी एकिडना काइमेरा के साथ आगे आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। उसी समय पर्सी की ताकत जवाब दे गई और वो सीधे इतनी ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। जब पर्सी की जान खतरे में थी तब पोसाइडन से रहा नहीं गया और उन्होंने उसकी मदद की। उन्होंने पर्सी को पानी में सुरक्षित रखा और एक आत्मा को बुलाकर पर्सी को पानी के अंदर सांस लेना सिखाया। जैसे ही लड़का इस शुद्ध सोने के सिंहासन पर बैठा, अचानक से एक जाल चालू हो गया। अगले ही पल बहुत सारे सुनहरे तारों ने उसे जकड़ लिया। पास खड़ी एनाबेथ घबरा गई और उसने लड़के को खड़े होने के लिए कहा, लेकिन ये कुर्सी श्रापित थी। जो भी इंसान इस पर बैठता वो हिल भी नहीं पाता था। इससे पहले जब पर्सी किसी तरह एकिडना और काइमेरा से बचकर निकला था तो उसके कारण शहर में काफी हंगामा हो गया था। इसलिए पर्सी, एनाबेथ और ग्रोवर तीनों को पैदल ही लॉस एंजेलिस जाना पड़ा। लेकिन इससे उन्हें बिजली का बोर्ड ढूंढने में काफी देर हो जाती। जब वो तीनों कोई उपाय सोच रहे थे तभी एक दाढ़ी वाला आदमी अपनी बाइक पर उनके पास आया। एक अजनबी को बात करते देख पर्सी और उसके दोस्तों ने उसे प्यार से मना करना चाहा, लेकिन उस आदमी को उन तीनों के सफर के बारे में सब कुछ पता था। पर्सी और उसके दोस्तों को समझ आ गया कि वो आदमी ज़्यूस का बेटा, युद्ध का देवता एरीज है। इसके बाद एरीज उन तीनों को एक रेस्टोरेंट में ले गया। उसने पर्सी और उसके दोस्तों को एक कड़वा सच बताया कि चाहे वो बिजली का बोल्ट ढूंढ लाए या नहीं, ज़्यूस पोसाइडन से युद्ध जरूर करेगा, क्योंकि देवताओं की दुनिया ऐसे ही पागलपन से चलती है। एक बार एरीज के दादा क्रोनोस ने उसके बुआ और चाचा को खा लिया था। फिर ज़्यूस ने क्रोनोस को उन्हें उगलने पर मजबूर किया और आखिर में उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे पाताल में फेंक दिया था। इसलिए सभी ओलंपियन देवताओं में ये पागलपन मौजूद है। उन्हें आपस में लड़ना, एक दूसरे को धोखा देना और पीठ में छुरा घूमपना बहुत पसंद है। इसलिए एरीज ने पर्सी को चेतावनी दी कि वो बेकार की मेहनत न करे और चुपचाप युद्ध के लिए तैयार हो जाए। ये सब जानने के बाद भी पर्सी ने अपना सफर पूरा करने की ठानी और इस युद्ध को रोकने की कोशिश जारी रखी। पर्सी की ऐसी जिद देखकर एरीज ने कहा कि अगर पर्सी पास के एक एम्यूजमेंट पार्क में जाकर उसकी खोई हुई
ढाल वापस ले आएगा तो वो उनकी मदद करेगा, कहीं वो लोग चुपचाप भाग न जाए, इसलिए ग्रोवर को बंधक बनाकर रख लिया गया। जबकि पर्सी और एनाबेथ ढाल ढूंढने के लिए एम्यूजमेंट पार्क की तरफ निकल पड़े। लेकिन ढाल ढूंढने का ये सफर इतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। पूरे एम्यूजमेंट पार्क में बहुत ही अजीब सा माहौल था। जैसे ही पर्सी गेट के अंदर गया, एक खतरनाक जाल चालू हो गया। एनाबेथ ने एक ही नजर में पहचान लिया कि ये जाल सेलेस्टियल ब्रॉन्ज से बना है। तब जाकर उन्हें पता चला कि इस एम्यूजमेंट पार्क को अग्नि के देवता हेफेस्टस ने बनाया है। गनीमत रही कि ये जाल अग्नि के देवता ने सिर्फ उनका इम्तिहान लेने के लिए लगाया था और इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। एम्यूजमेंट पार्क के अंदर जाने पर पर्सी और एनाबेथ ने देखा कि वो जगह बहुत ही शानदार ढंग से बनी हुई थी। असल में अग्नि के देवता अपनी पत्नी सुंदरता की देवी एफ्रोडाइट से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने खास तौर पर उसके लिए ये खूबसूरत एम्यूजमेंट पार्क बनाया था। लेकिन युद्ध का देवता एरीज अक्सर छुपकर इस एम्यूजमेंट पार्क में आता था और सुंदरता की देवी से मिलता था। एक दिन अग्नि का देवता उन्हें पकड़ने ही वाला था तो एरीज वहां से हड़बड़ी में भाग गया। इसी वजह से उसकी ढाल यही छूट गई थी। उसके बाद से ये एम्यूजमेंट पार्क एकदम वीरान पड़ गया। तभी एम्यूजमेंट पार्क के टनल ऑफ लव में लाइट जल उठी। ऐसा लग रहा था कि वो जो ढूंढ रहे थे वो उसी के अंदर है। पर्सी और एनाबेथ जल्दी से एक छोटी नाव में बैठे और गुफा के अंदर चले गए। दीवार पर बार बार अग्नि के देवता की कहानी दिखाई जा रही थी। दोनों ने अपने चारों तरफ ढाल को ढूंढने की काफी कोशिश की। अचानक आगे एक बहुत तेज पानी का झरना आ गया और वो दोनों उस झरने के साथ बहकर एक रहस्यमयी महल में पहुंच गए। एरीज की ढाल वहीं पर मौजूद थी। नाव को तेजी से आगे बढ़ता देख पर्सी और एनाबेथ को नाव से कूदना पड़ा और वो तैरकर एक प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए। महल के बीचों बीच अग्नि के देवता का बनाया हुआ सोने का सिंहासन रखा था और एरीज की ढाल उसके पीछे देवी की मूर्ति के हाथ में थी। ढाल को हासिल करने के लिए किसी एक को अपनी जान जोखिम में डालकर उस सोने के सिंहासन पर बैठना होगा। अगले ही पल सिंहासन के पीछे का जाल चालू हो गया और देखते ही देखते अनगिनत सुनहरे तारों ने पर्सी को जकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये सोने का सिंहासन बहुत खतरनाक था। जो भी इस पर बैठता उसका बचना नामुमकिन था। जल्द ही पर्सी पूरी तरह से सिंहासन में फंस गया। उसके पीछे से ढाल भी अपने आप नीचे गिर गई। लेकिन एनाबेथ ने ढाल लेकर वहां से भागने के बजाय सिंहासन के पीछे के जाल को तोड़कर पर्सी को बचाने की सोची। लेकिन तभी अचानक अग्नि का देवता वहां आ गया। उसने तुरंत सीटी बजाई जिससे पलक झपकते ही एक सीढ़ी ऊपर आ गई ताकि एनाबेथ वहां से जा सके। उसने एनाबेथ से कहा कि अगर वो ढाल लेकर बाहर जाती है तो वो एक हीरो बन जाएगी और उसे बहुत सम्मान मिलेगा और उसकी माँ एथेना जो उससे नाराज थी वो भी उसे माफ कर देगी। लेकिन एनाबेथ जिसके लिए सम्मान हमेशा सबसे ऊपर था अब पहले जैसी नहीं रही थी। पर्सी के साथ इतना वक्त बिताने के बाद उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ और सिर्फ पर्सी को बचाना चाहती थी। एनाबेथ की बातों ने अग्नि के देवता का भी दिल जीत लिया। अग्नि के देवता की एक सीटी के साथ ही उस सोने के सिंहासन का श्राप टूट गया। पर्सी की जान भी बच गई। दोनों जल्दी से ढाल लेकर वापस रेस्टोरेंट आए और उन्होंने ढाल एरीज को सौंप दी। एरीज ने भी अपना वादा निभाया और उनके लिए एक ट्रक का इंतजाम कर दिया और ये ट्रक सीधा जा रहा था लास वेगास। यात्रा के देवता हर्मीस अक्सर वहां जाते थे। अगर वो प्राचीन ग्रीक सोने का सिक्का दिखाएंगे तो वो हर्मीस को बुला सकते थे और वो उन्हें पाताल लोक ले जाएगा। तभी एक रहस्यमयी आत्मा पानी की घास से बाहर आई। ये वही दूत था जिसे समुद्र के देवता पोसाइडन ने पर्सी के लिए भेजा था। पर्सी को पाताल लोक से सुरक्षित बाहर निकलने में मदद करने के लिए उसने पर्सी को 4 चमकते हुए बड़े मोती दिए। युद्ध के देवता एरीज की मदद से पर्सी और उसके दोस्त बहुत जल्द लास वेगास पहुंच गए और अब उनका सबसे जरूरी काम था यात्रा के देवता हर्मीस को खोजना। इसके बाद वे तीनों मशहूर लोटस कसिनो के अंदर चले गए। हर्मीस को जल्दी से ढूंढने के लिए पर्सी और उसके दोस्तों ने 2 टीमों में बंटने का फैसला किया। जाने से पहले एनाबेथ ने पर्सी को बताया कि वो इस जगह पर मिलने वाली कोई भी चीज न खाएं, नहीं तो उनकी याददाश्त चली जाएगी। लेकिन अलग होने के कुछ ही देर बाद अकेले जा रहे ग्रोवर को जल्द ही कसिनो के अंदर अपनी प्रजाति का एक इंसान दिखा। पर जैसे ही उसने ग्रोवर को देखा वो मुड़कर भागने लगा। ग्रोवर जल्दी से उसके पीछे भागा और देखा कि वो उसके कबीले का महान ऑगस्टस है। लेकिन इस वक्त उसकी याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। और फिर ऑगस्टस ने बड़बड़ाते हुए एक बहुत बड़ा राज बताया। ग्रोवर ने जब सुना कि हजारों सालों से गायब प्रकृति का देवता पैन यहीं पर है तो उसने जल्दी से ऑगस्टस को रास्ता दिखाने के लिए कहा। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ ही कदम चलने के बाद ऑगस्टस फिर से सब कुछ भूल गया। और इससे भी अजीब बात यह थी कि ग्रोवर भी अपने यहाँ आने का मकसद भूल गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इसी बीच पर्सी और एनाबेथ को एक जुए की टेबल पर यात्रा के देवता हर्मीस मिल गए। लेकिन पर्सी और एनाबेथ को देखकर हर्मीस बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। उसने बताया कि उसने एक बार कुछ लोगों को पाताल लोक जाने में मदद की थी लेकिन उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ। तब से हर्मीस ने फैसला किया कि वो किसी के मामलों में दखल नहीं देगा। जब एनाबेथ को कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो वो मुड़कर जाने लगी। लेकिन जैसे ही एनाबेथ वहां से गई हर्मीस ने पर्सी को बताया कि उसके पिता पोसाइडन ने ही उसे उनकी मदद करने से मना किया था। पर्सी के जाने से पहले हर्मीस ने एक अच्छे इंसान की तरह उसे समय का ध्यान रखने को कहा, क्योंकि भले ही उन्होंने अंदर का कुछ भी नहीं खाया था लेकिन लोटस कसिनो की हवा भी इंसान की याददाश्त छीन लेती है। पर्सी को लगा कि उन्हें यहाँ आए सिर्फ 20 मिनट हुए हैं पर असल में वो यहाँ कई दिनों से थे। पहले उनके पास पाताल लोक जाने और बिजली का बोल्ट ढूंढने के लिए 1 हफ्ते का समय था लेकिन अब समय बहुत कम बचा था। गनीमत रही कि एनाबेथ ने चुपके से हर्मीस के पास से गायब होकर उसकी कार की चाबी चुरा ली थी। लेकिन जैसे ही वो दोनों कार स्टार्ट करने वाले थे उन्हें लगा कि कोई एक काम छूट गया है। तभी एनाबेथ की नजर एस्केलेटर से नीचे आते हुए ऑगस्टस पर पड़ी। तब उन्हें याद आया कि उनका दोस्त ग्रोवर अभी भी यही है। ऑगस्टस से पूछने के बाद पर्सी और एनाबेथ ने गेमिंग एरिया में जाकर ग्रोवर को ढूंढ निकाला जिसकी याददाश्त जा चुकी थी। पर्सी और एनाबेथ को जबरदस्ती ग्रोवर को अपने साथ ले जाना पड़ा। लोटस कसिनो से बाहर आते ही उन तीनों की याददाश्त वापस आ गई। जल्द ही उन तीनों को पार्किंग एरिया में हर्मीस की कार मिल गई। उस कार में हर्मीस की तरफ से एक चिट्ठी भी थी। इस चिट्ठी में पाताल लोक जाने का रास्ता और तरीका बताया गया था। ये कार उन्हें कहीं भी ले जा सकती थी। असल में एनाबेथ की छोटी सी चालाकी के बारे में हर्मीस को पहले ही पता चल गया था। अब उन्हें बस कार को
बेसमेंट से बाहर निकालना था। कई मुश्किलों को पार करने के बाद पर्सी ने कार को बेसमेंट से बाहर निकाला और वो सीधे समंदर किनारे पहुंच गए। अपने पिता पोसाइडन के साथ किए गए वादे को याद करते हुए पर्सी तुरंत पानी के अंदर चला गया, लेकिन वहां उससे मिलने उसके पिता का दूत आया था। दूत ने पर्सी को कैंप वापस जाने के लिए कहा, लेकिन पर्सी अच्छी तरह से जानता था कि ये युद्ध तो बस हेडिस की एक चाल है ताकि देवताओं के बीच जंग हो सके। उसे पता था कि इससे भी भयानक चीजें अभी बाकी है। हेडिस को रोकने के लिए उसे अपना सफर जारी रखना होगा। पर्सी की इस जिद को देखकर दूत ने उसे 4 मोती दे दिए और तब पर्सी को याद आया कि उसकी माँ अभी भी हेडिस के कब्जे में है। लेकिन पाताल लोक के रास्ते में उनका सामना एक और भी खतरनाक राक्षस से हुआ। 3 सिर वाले एक खूंखार नरक के कुत्ते ने उन तीनों जिंदा इंसानों को मुर्दों के बीच पहचान लिया। जिंदा लोगों को पाताल लोक में घुसते देखकर कुत्ते ने सीधा उन पर छलांग लगा दी और उनमें से एक को निकल गया। चोरी हुए बिजली के बोल्ट को ढूंढने के लिए पर्सी, ग्रोवर और एनाबेथ काले धुएं से ढके हुए पाताल लोक में चुपके से घुस गए। तभी उनका सामना आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले से हुआ। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।